हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। देखिए, अब आप लोग का प्रीलिम्स का जो है रिजल्ट तो आ चुका है। आप लोग मेंस लिखने के लिए अब आप लोग तैयार हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग चलिए चलते हैं। आज अपना टॉपिक्स हमें स्टार्ट करते हैं ग्लोबल हिस्ट्री से। मासूम सर भी आ गए। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है दोस्तों, चलो आप लोग अच्छा से तैयारी करो और सिलेक्शन ले लो इस बार पक्का। आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में, ग्लोबल हिस्ट्री में आप लोगों को टॉपिक्स से रिलेटेड किया जाएगा। कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम देखते हैं। अगर प्रबोधन की बात की जाए, प्रबोधन से पहले हम पुनर्जागरण में अगर आ जाएं, तो पुनर्जागरण का हम क्या देखेंगे। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है। पुनर्जागरण का मतलब होता है कि सोए हुए मानव को जगा देना। समझ गए ना। जैसे यूरोप में वो दौर था जब जो है ना वहां पे पूरी मानव जाति सो रही थी। तो दार्शनिक ने, विचार चिंतकों ने, थॉट थिंकरों ने जो है ना पैर मार के, लात मार के उनको जगाया। मतलब एक तरह से बोला जाए ना, जैसे होता है ना, घोड़ा सोया हुआ है और लात मार के जगा दो और घोड़ा बिल्कुल हड़बड़ा के बिल्कुल उठता है, बोलता है अरे क्या है, फिर वो अपना रंग और ढंग अचानक दिखाने। उठेगा। और देखिए प्रबोधन क्या है, 18वीं शताब्दी में यूरोप में वैचारिक स्तर पर एक दृष्टिकोण जो है ना अपनाया गया। और दृष्टिकोण क्या था? विकास का था। और परिप्रेक्ष्य क्या था इसका? क्या पूछता है ये कि प्रबोधन क्या है? तो मतलब जिस किसी चीज को प्रोत्साहित कर देना, जिसके लिए सामूहिक रूप से इसको क्या बोला जाता है? प्रबोधन कहा जाता है। जैसे मॉन्टेस्क्यू का प्रबोधन में क्या मॉन्टेस्क्यू योगदान ने अपने रहा? योगदान दिया। मॉन्टेस्क्यू का क्या रहा योगदान? और मॉन्टेस्क्यू का सेशन क्या है? 1689 से 1689 से 1755 तक 55 रहा तक। है इनका। ये 1689 से और देखिए, 1755 तक। और यहाँ पे पुनर्जागरण का जो शताब्दिक अर्थ जो होता है फिर से जागना, और ये 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का काल चला था। और आप जैसे प्रबोधन की जब बात करेंगे तो वाल्टियर 18वीं शताब्दी में वाल्टियर की प्रभावित किया था। और इनके लेखों से जो है ना जागृत हुए थे। मतलब एक तरह से बोले, और वाल्टियर को बोला जाता है जादूगर। और यूरोप में साहित्यों का प्रचार प्रसार भी हुआ, काफी बढ़ गया था। और प्रचार। जीन जैक्स रूसो ने 1712 से 1778 तक निबंध और उपन्यास और अपनी जीवनी लिखने के यूरोप में कड़ी काफी प्रभाव छोड़ी थी। समझ गए। अब पुनर्जागरण का जो है चौदहवीं चौदहवीं शताब्दी शताब्दी में जो है पूरी तरीका से पुनर्जागरण जो है पूरा बिल्कुल तरीका से, मतलब अब पुनर्जागरण का कहाँ से स्टार्ट हुआ था। आप कस्तुनतुनिया का नाम सुना है, रोम का नाम सुना है। हाँ। इटली में रोम से जो है ना पुनर्जागरण की नींव पड़ी थी। अच्छा, एक चीज और है, ये सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति। जो आंदोलन तक, ये युद्ध जो शुरू हुआ, उन्हें क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप जीवन में बहुत सारी नई चेतना, चेतनाएं आई, जो एक नई नई चेतना आ रही थी उस टाइम धर्म में। युद्ध के महत्वपूर्ण युद्ध, युद्ध के महत्वपूर्ण युद्ध। एक मिनट, युद्ध माना गया। धर्म युद्ध का मतलब आप लोग क्या समझते हैं। मतलब उस टाइम में जो था, चर्च और पादरियों की थोपी हुई अपनी मनमानी जो है ना रीति रिवाज पूरे यूरोप में चल रहा था। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जो पादरी थे उनके अकॉर्डिंग ही पूरा समाज चल रहा था। और उसी टाइम में व्यापार का उदय हो रहा था। व्यापार का, सामंतवादी व्यवस्थाओं का, सामंती व्यवस्थाओं का पतन हो रहा पतन था। हो, मतलब एक भौगोलिक खोज हो रहा था 1487 में, समझ रहे हैं? 1487 में और 1498 में। मतलब ये जो रहा वहां पे जब वो जो है ना वास्को डी गामा आए यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, ठीक ना। और उसके पहले कौन आपने खोज किया? वास्को डी गामा के पहले बताइएगा आप लोग। आप लोगों से ये क्वेश्चन देखिए, भारत की खोज किसने की। अमेरिका कोलंबस और भारत के वास्को डी गामा। और अफ्रीका में भी एक खोज हुई थी, उसका नाम क्या आप लोग बताइएगा। उस द्वीप के रास्ते भी होके भारतीय उपमहाद्वीप में कदम रखने वाला सबसे पहले कौन था, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और देखिए, मैं जो पुनर्जागरण का जो बोल रहा हूँ, इटली में और जो समांतिवादी व्यवस्थाएं थी, और वहां पे जो है पादरियों का जो पादरियों का दृष्टिकोण क्या था, ईश्वर का देन उनका यह था कि ईश्वर ने हमें दूत बना के भेजा है पृथ्वी पे, और हमारे मन माने ढंग से आप लोग को रहना। बहुत शोषण होता था। मतलब एक तरह दुनिया का पतन हो गया तुर्कों के आक्रमण से, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और कागज एवं मुद्रा की तकनीक का अधिकार 11वीं शताब्दी में हुआ था।
यूरोप वासियों ने जो थे ये क्या किए थे, अरब से इनका लिंक बना, धन बनाने के लिए क्या किया था, कागज का जो है ना ये बनाने के लिए कहाँ से सीखी थी, अरब मिडिल ईस्ट से सीखी थी। और जर्मनी ने इसे गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। जर्मनी ने कब किया था, 15वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में कागज का आविष्कार हुआ और 15वीं शताब्दी में जर्मनी ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। अब यहाँ 2 मिनट में रुकूंगा, ध्यान दीजिएगा। कस्तुनतुनिया का पतन जो है आप लोगों ने, तुर्कों ने जब आक्रमण किया था, कस्तुनतुनिया मतलब रोम और यूनान से, वहां से जितने भी दार्शनिक चिंतन और जितने भी वहां से विद्वान थे वो अपने सारे साजो सामान को लेके यूरोप के दूसरी कंट्री में माइग्रेट हो गए, भागे वहां से। और उनका विचार जो है ना वो जगह जगह एक दूसरे का समावेश हुआ, एक दूसरे कंट्रियों से आदान प्रदान हुआ, उनके वैचारिक जो है मत मिले और फिर वहां से एक नई उपज बनी, उपज निकली और जो है ना एक तरह से मानसिक सामाजिक वैचारिक जो है ना उनका एक तरह से मिलाप हुआ। जब मिलाप हुआ था व्यक्तिवाद, तर्क, बुद्धि, धर्मनिरपेक्ष, तीनों मध्यम वर्गीय चेतना की मानसिकता जो क्रांति एक आई, जानते हैं उदारवाद की प्रवृत्ति, बुर्जुआ वर्ग का कुलीन वर्ग के बीच जो अंतर है ना हिट टकराने लगी और ये वंशगत विशेषाधिकार के विशेषाधिकार के अंत में ये जो है ना ये कैसे फैली और जब फैलते चली गई और उसके बाद क्या हुआ ये कि चल के एक क्रांति का स्वरूप ले लिया, जैसे बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच में हिट टकराएगा तो एक क्रांति उत्पन्न होगी। मॉन्टेस्क्यू, पेन आदि ने उदारवाद की विचारधाराओं का में योगदान दिया था। अब यहाँ पे जो दिया था ना तो जो है अब मॉन्टेस्क्यू का तो योगदान बहुत सारा आपको रहा है, खास करके आप पुनर्जागरण में देखेंगे तो उनके लेखकों के माध्यम से जो है ना पूरे यूरोप में एक क्रांति आ चुकी थी और अमेरिका गृह युद्ध से गिरता चला जा रहा था। अब यहाँ पे अगला टॉपिक जो है अमेरिका, देखिए पुनर्जागरण और काल में संयुक्त राज्य अमेरिका के क्रांति राज्यों के बीच जो है ना दक्षिण राज्यों के बीच लड़ा गया था। जाने वाला क्या था, दक्षिण नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में जो है ना एक जो है ना वर्ग में दोनों में टकराव हुई थी और राज्यों को जो है आपको एक तरह से उत्तरी अमेरिका अपने अंदर एडॉप्ट मतलब शामिल करना चाह रहा था और उनके लिए संविधान में संशोधित करके और एक जो है फेडरल संघ बनाना चाह रहा था और हुआ। गृह युद्ध के बाद ही अमेरिका एक फेडरल राज के तौर पे विश्व पटल पे उभर के आया। ये अगला टॉपिक है गृह युद्ध। आपको जो मिसिसिपी घाटी से जो है ना अमेरिकन गृह युद्ध हुआ था। प्रबोधन पुनर्जागरण हमने बनाया। तीसरा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है अमेरिकन गृह युद्ध और मेंस के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ और ये लड़ गया वहां पे जो है आपको जो है बोला जाए टेक्सास की समस्या थी या फिर आपको वर्जीनिया की समस्या थी या फ्लोरिडा की समस्या थी या दास प्रथा का मुद्दा था या फिर आपको यहाँ पे लॉस एंजलिस के मतलब कैलिफोर्निया तो 1960 से 1961 के मामला जब जो है अब्राहम लिंकन जब राष्ट्रपति चुन के जब आए, गृह युद्ध का परिणाम एवं प्रभाव क्या रहा इसमें जो है ना आपको एक राष्ट्रवाद के रूप में जो है ना उदय हो रहा था पूरे विश्व पटल पे। कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाज उसी टाइम में जो है ना काफी ऊपर और प्रतिपादित समाजवादी विचारधारा को वैज्ञानिक समाजवादी धारा में जो जोड़ने का प्रयास हो रहा था ताकि ये जो है ना अगर दोनों के विचार अगर आपस में नहीं टकराएं तो शायद हो सकता है कि समाजवाद को आगे लेके चला जाए। बिल्कुल परंतु ऐसा हो नहीं रहा था क्योंकि जब हित टकराएगा तो क्रांति का उदय होना स्वाभाविक। बिल्कुल यह अमेरिका एक राष्ट्र के रूप में उदय हुआ और मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवादी दृष्टिकोण ही जो है आपको पूरी तरीका से पूरी अमेरिकी गृह युद्ध को प्रभावित किया था। अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक आएगा, आ जाएगा। यहाँ पे ब्रिटेन में फिर विश्वास सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1833 से 84 की ईस्वी में हुई थी। समझ गए ना। रॉबर्ट ओवन तथा चर्चिस्ट आंदोलन के प्रभाव से ही स्वतंत्र मजदूर आंदोलन की नींव पड़ी थी। याद रखिएगा ये टॉपिक बहुत ज्यादा रिलेटेड करना जरूरी है आप लोग को। और इसके बाद जर्मनी का पुनरुत्थान पुनर्विवाद रिविलिज्म ब्रिटेन के फैसिस्टवाद तथा जर्मनी की परिवर्तित परिस्थितियों को प्रभावित करता हुआ आगे बढ़ रहा था। यहाँ तक कि निरंकुश
साम्यवादी शासन 19वीं सदी में उत्तराधिकारी तक और उत्तरार्ध तक जो क्या था, समाजवादी विचार, उग्र क्रांति तथा संगठन षड्यंत्रकारी थे। इन देशों पर मार्क्स के विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा था, ज्यादा पड़ गया था। जिसके ज्यादा ये चिंतन जो चिंतक जो थे, संघ समाजवाद का एक तरह से उदय होने लगा। गिल्ड संघ संघवाद का उदय हुआ। साम्यवादी मुख्य रूप से साम्यवाद है। मार्क्स ने सन 1848 में आपने जो है बोला जाए साम्यवादी घोषणा पत्र में जिस क्रांति की गतिविधियों की बात कही थी वो भविष्यवाणी मतलब की थी। तो क्या की थी, समाजवादी व्यवस्था को अपनाने की थी। मगर ये दुर्भाग्य की बात है कि यूरोप के राष्ट्रों में पूंजीवादी व्यवस्थाओं की शुरुआत हुआ था, हो गया था पूरा। समझ रहे हैं आप लोग, एक तरह से जो है बहुत तरीका से मतलब बोला जाए। और इसके बाद जस्ट ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम जो बता रहे हैं ये आप लोग के मेंस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हिस्ट्री वाले हैं, ग्लोबल हिस्ट्री वाले हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में इस टॉपिक पे आप लोग कमेंट करना। और इसके जस्ट बाद आप लोग को अमेरिकन रिवोल्यूशन अमेरिकी क्रांति हुई थी तो वो कैसे हुआ था, और अमेरिका में जो ब्रिटिश शासन अधिपत्य था उसके खिलाफ जो है ब्रिटिश अमेरिकन रेड इंडियन ने जो बिगुल बजाया था वह कहां से। आपको ये बार बार पूछता है बोस्टन की टी पार्टी का मतलब क्या होता है, इसका प्रभाव, इसका जो है राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा। और एक थोड़ा बिस्मार्क की संधि देख लीजिएगा, वो तो आगे आप लोग बिस्मार्क की संधि, ब्लड एंड रक्त की नीति जो है, आयरन और ब्लड की जो नीति है वो देखिएगा। और उनका एक जो है बिस्मार्क की नीति ये भी रहे कि जब रस्सी में गांठ पड़ जाए ना तब तलवार से काट देना चाहिए। ये जर्मनी का एकीकरण और इटली के एकीकरण में जब आप लोग कीजिएगा तो थोड़ा दोनों को लिंक कीजिएगा। मैं यहाँ पे टॉपिक अपना पीछे की तरफ आ रहा हूँ जहाँ पे मैं अमेरिकन रिवोल्यूशन की बात कही है। जब बोस्टन की टी पार्टी जो टैक्स लग रहा था वहां पे दास व्यवस्थाओं का, शायद सिविल वार में पहले बताया गया दास व्यवस्थाओं का। और देखिए आप लोग दास व्यवस्था दक्षिण अमेरिका से जब जोड़िएगा तो आप लोग जो ग्लोबलाइजेशन एक जो era था, जैसे इंडस्ट्रियल का उत्थान हो रहा था, औद्योगिकों का उत्थान हो रहा था, औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा था, जिसके चलते जो कमजोर वर्ग के लोग थे उनको दास बना के और उनको मजदूर बेचा जाता था। कहाँ बेचा जाता? उनकी मंडी अमेरिका में थी, दक्षिणी अमेरिका से और यूरोप के नीग्रो जो अफ्रीकन थे। आज जो है ना मतलब भेदभाव जो है ना, नस्लीय भेदभाव अमेरिका में भी है। हर जगह कुछ न कुछ समस्या है। देखिए जीवन है तो समस्या आएगी, तो समस्या से आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग को आगे तैयारी करना है और अच्छा से पढ़ना है। आप लोग को लिंक, इतना बड़ा कंट्री है तो यहाँ पे छोटी मोटी तो चलता रहे। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है, आपने वो सुना ही होगा। आप जिस जगह पे जा रहे हैं उस जगह के उस दायित्व का आप लोग अच्छा से निर्वहन कीजिए और मानव के अंदर एक इंसानियत, मानवता भरिए। आप लोग समझ रहे हैं, आप सबसे बड़ा चीज यही है। आइए अब इस पे क्या देखा जाए। मैं आप लोग को अमेरिकन रिवोल्यूशन है ना, कृषि दबती चली गई, औद्योगिक का विकास होते चला गया और हम आगे जो है ना आगे बढ़ते चले गए। औद्योगिकरण की तरफ हमारा जो है ना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब 18वीं शताब्दी में आएगा उसके बाद कृषि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन होगा। मगर इससे पहले मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जब 18वीं शताब्दी की मैं जब बात कर रहा हूँ, 17वीं शताब्दी, 18वीं, 16वीं, आप लोग को इधर 14 से 16वीं शताब्दी तक बता दिया, 17, 18वीं। अब इधर में जो अमेरिकन रिवोल्यूशन का मैंने जो बात किया बोस्टन की टी पार्टी का, तो वहां पे दास व्यवस्था था, टैक्स था और करों में इतना इजाफा, और जो कच्चे मालों का वो कहाँ पे मंडी था, अमेरिका। और अमेरिका से भी दुआन करके ब्रिटिश जो है वो कहाँ पे लाते थे, ब्रिटेन, यूरोप में उनका एक तरह से जो है कच्चे बाजारों के लिए आपूर्ति करते थे, ले जाते थे। और अमेरिका के रेड इंडियन के साथ में बहुत दुर्व्यवहार किया जाता। दास प्रथा का चलन मतलब अफ्रीकन और दक्षिणी अमेरिका वालों का भी एक तरह से वहां पे शोषण वाली मसलाएं थी। जब दास प्रथा लिखिएगा ना तो यहाँ सती प्रथा से उसको लिंक, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे अपना थोड़ा सा सामाजिक जो कुरीतियां है ना, सामाजिक कुरीतियां को दिखाने में भारतीय समाज से थोड़ा लिंक करना है, यहाँ से लिंक ब्रिटिश काल में जो जहाँ जो चीज है उसको आप लोग उजागर कीजिए। और यूपीएससी यही जानना चाहती है कि आप लोगों का तथ्य कंसेप्ट फैक्चुअल में आप लोगों को क्या नॉलेज है और आप लोग क्या दिखा के चेंजेस और दो चीज, और तीसरा चीज कंटेंट। आपको जो है ना पूरा आपको कमांड होना चाहिए, फिर कोई आपको नहीं रोक सकता है। अच्छा, यहाँ पे अमेरिकन रिवोल्यूशन के बाद से फ्रेंच रिवोल्यूशन आ जाएगा। फ्रेंच रिवोल्यूशन अमेरिकन रिवोल्यूशन से ही प्रेरणा लेके
फ्रांस में भी जो है ना क्रांति का बिगुल बचाया था। और वहां से जो अमेरिकन रिवोल्यूशन जो हुई थी, अमेरिकन क्रांति के बाद अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य से, तो भारत में उसी टाइम में लॉर्ड क्लाइव ने जो कर्नाटिक युद्ध के टाइम में क्या बोला था, फूट डालो और शासन करो की नीति। और इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखा कि अमेरिका हमारे हाथ से निकल गया, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है ना पूरी वहां की साम्राज्यवादी जो इनकी होड़ थी और जो साम्राज्य था वो हाथ से निकल गया। अब भारतीय उपमहाद्वीप के जो साम्राज्य इनके हाथ में थे वो फुट और रणनीति की यानी फुट डालो और नीति करो की नीति अपनाई थी। ठीक है, या बंगाल का बात हो या अवध का बात हो, शासन करो की नीति उन्होंने अपनाई थी। और लॉर्ड क्लाइव इसका पहला श्रेय लॉर्ड क्लाइव को ही जाता है, लॉर्ड क्लाइव बहुत एक तरह से। और लॉर्ड क्लाइव के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उनका दूसरा जो है ना भारतीय ब्रिटिश के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप लोग ही हमें बताएं। आप लॉर्ड क्लाइव पढ़ा हुआ है कुछ आप लेक्चर है उसमें कंटेंट है, आप लोग शायद कोई लेक्चर जो होगा देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से आपको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आएगा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आएगा तो पूरा यूरोप के अकॉर्डिंग जो है आपको वहां पे कच्चे मालों के लिए जो है ना बाजार की व्यवस्था। और ब्रिटिश साम्राज्य इतना फैला हुआ था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ये करती थी। आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उससे आप इकोनॉमिक का भी बहुत सारा पोर्शन कर सकते हैं, पॉलिटी कर सकते हैं, और जीएस में जो अभी करंट से लिंक कर सकते। आप लोगों को जो है ना हिस्ट्री पढ़ने से बहुत सारा सब्जेक्ट, बहुत सारा कंटेंट, बहुत आप लोगों को चारों तरफ से ला के आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं आपको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो वहां पे जो है ना पक्के मालों के लिए कल कारखानों का उदय हो रहा है। और कल कारखाने का उदय हो रहा है तो उसके बाद से फिर जो है कितनी सारी चीजें जो है ना बिल्कुल एक तरह से परिवर्तन हो रहा है। और पूरे इंडस्ट्रियल मतलब यूरोप के देशों में तो हो ही रहा है। इंग्लैंड में सबसे पहले 18वीं शताब्दी में क्रांति आई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, वो रिवोल्यूशन जो है ना धीरे धीरे सब जगह फैला, यूएसए अमेरिका में भी गया और भारत में भी। भारत तो एक तरह से कच्चे बाजार के लिए रखा गया था कि यहाँ से कच्चे मालों को ले जाना, वहां से बना के और फिर लाके यहाँ पे वस्त्र हो गए या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स या औद्योगिक पार्ट्स हो गए लाके यहाँ पे बेचना, और वहां से 1000 गुने मुनाफा यहाँ पे कमाना, एक तरह से शोषण करना। तो ये रह गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम ये बता रहे हैं आप कैसे लिख के आइएगा, कैसे कैसे लिख करके कैसे कैसे आप लोगों का मेंस का ये है। और बाकी पढ़ाने के लिए हमारा बहुत ग्लोबल करियर पे कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ा, आप लोग देखिए पूरा ग्लोबल हिस्ट्री हमने पढ़ते जा रहा है। ये मैं जो आप लोगों को बताया जा रहा है, हम जो बता रहे हैं आप लोगों को ये बता रहे हैं कैसे लिख के आना है, आप लोग लिंक कैसे करना है, मेंस में कैसे लिखना है, एनालिटिक कैसे करना है, सब्जेक्ट में कैसे आप लोग को ये चीजें रहेगा। आज का लेक्चर जो हमने आप लोग के लिए भी डाल दिया हुआ है कि जीएस वालों के लिए एमएम ग्लोबल पे है और ऑप्शनल के लिए ग्लोबल कैरियर पे है। हम जो भी टॉपिक्स हमने पहले करा दिया हुआ है या जो भी है अभी संभावित जो यूपीएससी में लग रहे हैं आएगा टॉपिक्स, वो आप लोग को हम बता रहे हैं। अब इवेंट ये चीजें आप लोग को दिन चलता रहेगा, आप लोग अच्छे से उस टॉपिक को उठाइए। हमारा सारा लेक्चर पड़ा हुआ है, एमएम ग्लोबल पे पड़ा हुआ है, ग्लोबल कैरियर पे पड़ा हुआ है, ग्लोबल हिस्ट्री पे हमने सब कुछ कराया है। जीएस का जितना भी है सारे पेपर्स हमने जो है ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस के हमने जो है एमएम ग्लोबल पे लेक्चर डाला हुआ है, आपको कंटेंट पूरा मिलेगा। तो आप लोग को हताश नहीं होना है, आप लोग अच्छे से मेंस की तैयारी कीजिए, हमारा सपोर्ट पूरा है। आप लोगों से एक सपोर्ट चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वाचिंग कीजिए, बस आप लोगों से यही चाहिए। और ये आप लोगों को हम लोग फ्री में दे रहे हैं। चलिए आप चलें, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। थैंक यू। चलिए